सामीन करम IBS रेडियो और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन TV फॉर यू आदाब व तस्लीमात। हमारा प्रोग्राम हस्ब तौफीक एक सुपरस्टार्स की हैसियत का हामिल है और इसमें हम मतलाशी हैं बेहतरीन शख्सियात के जो कि इसमें अपने कारहाय नुमायाँ दिखा सकें। हस्ब तौफीक में हमारी कोशिश होगी कि आपको मुस्बत प्रोग्राम दिया जाए जिसमें आपको सुकून भी मैसर आए और किसी की दिल शिकनी भी ना हो। आप इंतज़ार फरमाइए, हमारी काविशें रंग लाएंगी और हस्ब तौफीक हम बेहतरीन तरीके से आपको पेश करने में अपना किरदार निभाएंगे। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। उर्दू अदबी ग्रुप हक़ाइक़ इंटरनेशनल की इंतज़ामिया जो भी इंतखाब करते हैं वो बेहतरीन अफसानों में से उसका चुनाव होता है। आज एक ऐसा अफसाना बर्फ़ की औरत जिसका चुनाव किया गया है, ये मोहतरमा शाहीन काज़मी के अफसानों के मजमूए से एक अफसाना बर्फ़ की औरत लिया गया है और अफसानों के मजमूए का नाम भी बर्फ़ की औरत ही है। इसे बड़े बेहतरीन पैराए में हमारी हक़ाइक़ की मुंतज़म आला नौशी कैसर ने आपके लिए अपनी पेशकश जो की है वो है उनका कमाल दर्जे की नरेशन, काबिल सद तहसीन इनका अमल, इनका काम, अदब से ताल्लुक़ और पंजाबी संगत में भी ये बराबर का हिस्सा ले रही हैं। तो आइए शाहीन काज़मी स्विट्ज़रलैंड से एक बहुत अच्छी राइटर, उन्होंने अपना अफसाना जो IBS रेडियो और TV फॉर यू के लिए भेजा है हम पेश करते हैं। बेहद शुक्रिया। मैं शाहीन काज़मी, मेरा अफसाना बर्फ़ की औरत हक़ाइक़ फोरम की जानिब से TV फॉर यू के लिए मुंतखब किया जाना मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। सिपासगुज़ार हूँ। TV फॉर यू के खूबसूरत सामीन और नाजरीन, आप सबको अपनी मेज़बान नौशी कैसर सहर का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज जो अफसाना आप सुनेंगे वो एक ऐसी रस्म के तनाज़ुर में लिखा गया है जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ न होते हुए भी उसे मज़हब की आड़ लेकर सरअंजाम देने के बाद राह फरार हासिल की जाती है। इस नहायत खूबसूरत और रूह तक रसाई पाने वाली तख्लीक की खालिक शाहीन काज़मी है, जो हमेशा ऐसे ही मौज़ूआत का चुनाव करती हैं जो माशरे में नासूर बनकर पनपते हैं। दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपको अफसाने की तरफ लिए चलते हैं। अफसाने का उन्वान है बर्फ़ की औरत। ये हुक्म खुदाबंदी नहीं हो सकता, जबर आसमान का शेवा नहीं रहा है, ज़मीन की पैदावार है। धरती की खोप में पनपते हुए जुल्म को आसमानी कहकर अपने आप को इस गुनाह से आज़ाद करने की गैर मंतकी कोशिश है। इन्हें लगता है इनके इस बूदे जवाब से जुल्म नहीं रहेगा। मेरे ज़हन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था,
गूंगे बहरे दरो दीवार के पास कोई जवाब न था। मैंने अपने कांपते वजूद को संभाल कर उठने की कोशिश की, लेकिन चकरा कर गिर गई। पिछले 2 दिन से मैं इस अंधेरे कमरे में बंद थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने सदियों के गिर्द ओढ़े मकरू रवायतों की ऊंची फसीलों से टकराने की कोशिश की थी। रात की तारीकी गहरी हो रही थी। बुझे चराग में और कितना लहू डालना होगा। फर्श पर बिछी घास की गंदी बास हवास चाटने लगी। बकवास बंद करो अपनी, ये खुदावंद का हुक्म ही है। इब्रोन का बस नहीं चल रहा था कि मुझे कत्ल कर डाले। किसी औरत को काट कर अधूरा कर देना खुदावंद का हुक्म कैसे हो सकता है? अपनी 6 साला बेटी का चेहरा ज़हन में आते ही मेरे अंदर कोहराम मच जाता। इब्रोन वानिया को सदियों से ज़िंदगी का खून चूसती नसाई खतनों जैसी बेहुदा रस्म की भेंट चढ़ाना चाहता था। इसका भारी भरकम हाथ मेरे चेहरे पर निशान छोड़ गया। बेइख्तियार मेरे दोनों हाथ गाल पर जम गए। काली दीवारों से सारे दर्द आहिस्ता आहिस्ता सरक कर मेरे पहलू में आन बैठे। चेहरे पर अधूरी भूख और तनाव लिए इब्रोन ने नफरत से मुझे देखा। कैसी बर्फ की सिल जैसी औरत हो तुम। इसका हाथ मेरे गाल पर जम गया। ज़ीतों की स्लेब पर लटका तन जिल्तों के बोझ से नढाल होने लगा। रूह सिसक उठी। ये सिल तुम्हारे जैसे ही किसी कमज़र्फ ने सदियों पहले औरत के नसीब में लिखी थी। मेरा लहजा जहर में बुझा हुआ था। औरत को अपनी पारसाई की ढाल समझने वाला बुज़दिल मर्द, तुम कम से कम मेरा साथ तो दे सकती हो। वो बहुत सुलगा हुआ था। और कितना साथ चाहिए? मैं अज़ियतों के तमाम तर चरके सहने के बावजूद तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बिस्तर पर। और तुम्हारी भूख का लोहा मेरे तन पर लगे जख्म बढ़ा देता है। सिर्फ औरत ही क्यों अपनी पारसाई साबित करने के लिए गीले ईंधन की तरह उम्र भर सुलगती है। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन कमबख्त गरम सियाल सारे बंद तोड़कर बह निकला। ये 2 तरफा अज़ियतें आखिर तक साथ रहती हैं, बदनामियों की तरह। इस तारीख बर्रे आज़म में जुल्म के अंधे देवता के कशकोल में और कितना लहू डाला जाएगा। रोशनी कब होगी? मेरे अंदर का शोर बढ़ने लगा। तुम इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो। अधूरी भूख उसे तड़पा रही थी। वो भी आम मर्दों की तरह था, हर हाल में अपनी अजमत का ख्वाहां, अपनी लज्जतों के हसूल में हाँपता, राल टपकाता, दरीदा बदनों पर अपनी फतह के झंडे गाड़ता। बरतरी के झूठे जाम में मुब्तला मर्द मुझे उबकाइयाँ आने लगी। जिस्म से बहुत परे भी एक चीज़ होती है। जिस्म पामाल किया जा सकता है, लेकिन रूह आज़ाद रहती है। तुम इसे कभी नहीं छू सकोगे, कभी भी नहीं। मुकम्मल फतह तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। मैं बहुत हिस्टेरिक हो रही थी। हमारी सारी हिस्से नोचने वाले कांच के टुकड़े, गंदे ब्लेड, टीन के तेज धार ढकने, पत्थर और कुंद चाकू इन्हीं के हाथों में थे। मैंने पलट कर देखा। इब्रोन अपनी भूख के पहलू में बेसुध पड़ा था। मेरी पलकें फिर से भीगने लगी। बुझे चिराग के धुएं में कुछ हेवेले उभरे। पल भर में अंधेरा कमरा और इसमें बिछी बदबूदार घास गायब हो गए। धुंध में कहीं दूर मुड़ी हुई पलकों पर चमकते आंसू साफ दिखाई देने लगे। जर्द हथेलियों वाले आबनूसी हाथों में थामे आंचल पर दस्तक हुई। क्या हुआ? आंखों में इस्तफसार था। गरम गरम उबलते आंसू में तेजी आ गई। दस्तक फिर हुई। अब की बार उस शोक शॉल पर थी जिसमें दीदी को लपेटा गया था। दीदी, आंखों में हल्की सी चमक उभरी। रिवाजों की मिट्टी ओढ़ के सो गई तेरी दीदी। भल भल बहते आंसुओं में तेजी आती गई। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी दीदी की नंगी टांगों पर बंधे कपड़े की रस्सी, इसका बुखार में तपता हुआ जिस्म और लहजा बलहजा डूबती चीखें जैसे मेरे अंदर कहीं कुंडली मार कर बैठ गई थी। माँ का दुख मुझे काट रहा था और आज मेरी आंखों में वही खौफ,
और बेबसी थी। मत करो, वो बाबा के आगे गड़गड़ा रही थी। मुझे इसे नहीं खोना। माँ ने मुझे दामन में समेट लिया। मैं सर झुकाकर नहीं जी सकता, तुम जानती हो इसे कोई नहीं बिहाएगा। बाबा के लहजे में गुस्सा था। तो फिर मर जाओ। माँ चिल्ला उठी। बेटियों को काट कर जीना है तो मर जाओ। माँ के तेवर बहुत ख़राब थे। चिल्लाओ मत। बाबा की आवाज़ माँ से भी ऊंची थी। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे माँ के पहलू से नोच लिया। खुदान आ रही है अपने साथ एक माहिर को लेकर। मुझे यकीन है अब की बार कुछ नहीं होगा। बाबा मुझे लेकर बाहर निकल गया। खुदान औलाद का दुख क्या जाने, शायद इसीलिए अभी तक बेऔलाद है। माँ बुरी तरह रो रही थी। शायद इसके बस में सिर्फ आंसू ही थे। मुझे बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाबा के दिए हुए नए कपड़े पाकर मैं बहुत खुश थी। फिर जब हुदान ने कांच का नया गिलास तोड़कर 2 टुकड़े इस बेइंतहा तनोतोष वाली औरत के हाथ में थमाए तो माँ लकड़ी लेकर उस पर पल पड़ी। अजीब औरत हो, एक गिलास का इतना शोर। तुम्हारे भले के लिए ही गिलास तोड़ा है। मोटे तनोतोष में सब कुछ था, एहसासात न थे। वो भी तो औरत ही थी, कटी फटी और अधूरी। वो अपने अंदर की घुटन बड़ी मुश्ताकी से नन्हे नन्हे जिस्मों में उतारा करती थी। मरदूद, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। माँ जाने कहाँ से बड़ी छुरी निकाल लाई थी, लेकिन फिर माँ और मैं, हम दोनों चिल्लाते ही रह गए। कांच के तेज धार टुकड़े मेरे जिस्म के इंतहाई नाजुक हिस्से को बेदर्दी से काटते हुए गुजर गए। सुई की हर चुभन पर मेरा दर्द और गुस्सा बढ़ता गया और फिर पूरी जिंदगी पर फैल गया। ये मर्द इंतहाई शातिर है। सदियों से औरत को अपने ज़ेरे नगीन रखने के लिए कभी मज़हब कभी रस्म व रवाज का सहारा लेता आया है। लेडी कैथरीन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। घास की बू मेरे हवास पर तारी थी। अंधेरे में सारे दर्द हल्का बनाए मेरे इर्द गिर्द बैठे थे, मुझे कचौके लगाते हुए, नोचते हुए। वो महज 14 साल की थी, मेरी माँ की इकलौती बहन की इकलौती बेटी। हिरनी की तरह चौकड़ियाँ भरती हुई, बात बेबात इसके सफ़ेद दांत खिल उठते, इसकी स्याह आँखों में हलकोरे लेते सुंदर सपनों के अछूते रंग। वो बहुत खुश थी, हर लड़की की तरह। शोख गुलाबी कपड़ों में इसका आबनूसी चेहरा दमक रहा था। बांसुरी और ड्रम की थाप पर थिरकते लोग, लेकिन मंदी हुई पलकों से परे झांकता खौफ मैं साफ देख सकती थी। दीदी, डर लग रहा है। इसकी उंगलियों के पोरे बहुत सर्द थे। कुछ नहीं होगा, मैं जानती थी ये झूठी तसल्ली है। शादी की रात और इसके बाद के अजाब का तस्वुर ही कब-कबा देने वाला था। हमारी खुशियाँ भी दर्द और खौफ की सेज पर पलती है। और फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इसका लहू में डूबा हुआ दरीदा बदन इस बात का गवाह था कि मर्द के सीने में दिल की जगह भूख रखी है, कभी सैर न होने वाली भूख। मासूम आँखों में दर्द की रिदा में लिपटे हजारों सवाल थे। मसली हुई कली को मट्टी की चादर ओढ़े देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। कांच के नाजुक बर्तन बदमस्त हाथियों के हवाले कर दिए जाएं तो धरती पर बिखरी कुर्सियाँ चुनते ज़माने लग जाते हैं। हमारी जिंदगियों से राहत के सारे पल मिटाकर दर्द के अजाब रकम करने वालों, हमें ज़महरीरी फितरत के ताने देने वालों, अगर औरत सदियों तक दर्द के भारी गट्ठड़ अपने कंधों पर उठाए अपना सफ़र जारी नहीं रखती तो आज तुम्हारी बका खतरे में पड़ जाती। मेरी आवाज़ बहरी दीवारों से टकराकर पलट रही थी। ये तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली? इब्रून मुझ पर बरस पड़ा। आज के बाद तुम उस गोरी से मिलने नहीं जाओगी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। क्यों? हकीकत का सामना करने से डरते हो? मैंने अपनी माँ को इस गोरी से मिलते देखा था। दिन के उजाले जैसी रंगत, आँखों में पूरा समंदर बसाए, हमारे दर्द पर करती हुई स्विट्ज़रलैंड जैसी जन्नत अर्ज़ी को छोड़कर हमारे साथ मौसमों के कहर सहती
میں نے اسے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ اس کے پاس جتنی کتابیں تھیں میں نے سب چاٹ ڈالی اور تو کچھ نہ ہوا، بس میرے اندر اتری کڑواہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہاری دیدی کو قبر میں اتارتے ہوئے میں نے قسم کھائی تھی، میں لڑوں گی، اس ظلم کے خلاف لڑوں گی۔ ماں کے آبنوسی چہرے پر درد رقم تھا، لیکن میں ہار گئی، تمہیں نہیں بچا پائی۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نچلے دھڑ میں لگی آگ کی تپش کم ہونے لگی، لیکن ماں کے آنسو کہیں چھید کر رہے تھے۔ تمہاری قسم میں پوری کروں گی۔ 10 سالہ بدن میں روح جانے کہاں سے طاقت کشید کر رہی تھی۔ میں صورتحال کو اچھی طرح تو نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن مجھے اپنا اور ماں کا درد کاٹ رہا تھا۔ ماں نے مجھے دیکھا، میری حالت بہت خراب تھی، جسم بخار میں پھنک رہا تھا، لیکن روح میں اتری کڑواہٹ مجھے آسرا دیے ہوئے تھی۔ ضرور کرنا، لیڈی کیتھرین کے پاس جانا۔ مجھے اجڑتے گاؤں اور بستے قبرستانوں سے خوف آتا تھا۔ میں بہرحال لیڈی کیتھرین سے ملی۔ اندر آگ بھری ہوئی ہو تو سمجھو تم زندہ ہو، سینہ جلنا بند ہو جائے تو زندگی مر جاتی ہے۔ بہاؤ آگ کو، گیان پھر فیضان کی منزل تک لے آتا ہے۔ اسے الفاظ میں ڈھالو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ لیڈی کیتھرین کو نبضوں پر ہاتھ رکھنا آتا تھا۔ میں نے اپنی آگ کو لفظوں کے پیرہن کیا دیے، سیاہ آندھیوں نے میرے بدن کی دیواروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ لیڈی کیتھرین نے وہ الفاظ موگادیشو تک پھیلا دیے تھے۔ میری روح اور بدن پر چرخے بڑھنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ میرا حوصلہ بھی۔ دیے میں صدیوں سے لہو بھرا جا رہا تھا، لیکن آگ باغی تھی، سو میں نے خود کو آگ لگا لی۔ 3 ملین لڑکیاں ہر سال اس آگ میں جھونک دی جاتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین کو صومالیان نہیں آتی تھی، لیکن اسے پتہ ہوتا تھا اسے کیا کہنا ہے، اور یہی بات مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ کوئی نہیں تھی، اپنے گھر سے ہزاروں میل دور، اس جھلسے ہوئے تاریک برائے اعظم میں ہماری زندگیوں سے تاریکیاں چننے کی کوشش میں مصروف کتنی ہیں جو خاموشی سے موت کا اندھیرا اوڑھ لیتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین کی آواز لرز رہی تھی۔ جو بچ جاتی ہیں، ایک عمر کا جہنم ان کا مقدر ہوتا ہے۔ مقدر ریت پر لکھی ہوئی تحریروں کی مانند ہوتا ہے۔ ایک بار تحریر کر دیا جائے تو تیز ہوا پل بھر میں ذروں کو بکھیر ڈالتی ہے۔ اس اندیکھی تحریر کو بدلنا ناممکن ہوتا ہے، مگر میں نے اسے بدلنے کی ٹھان لی تھی، خواہ وہ ایک ہی نصیب کیوں نہ ہو۔ لیڈی کیتھرین مہینے میں ایک بار آتی تھی۔ اب کی بار وہ آئی تو صرف زینہ کے شوہر سے ملنے۔ زینہ کی کھوک اس کے پہلے بچے کی قبر بنا دی گئی۔ میں 16 سال کی عمر میں اس کے شوہر نے ظلم کی سوزن سے جسم میں اترے دھاگے کاٹنے کی اجازت نہ دی۔ وہ 3 دن تڑپتی رہی، دعائیں دیتی رہی، لیکن بند دروازے کے پیچھے سے ابھرنے والی چیخیں سننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہ تھا، یا پھر ایسی چیخیں سنتے سنتے کان پک گئے تھے۔ وہ اپنے بچے کو اپنی کھوک میں لیے قبر میں اتر گئی۔ رواج اور مرد پھر جیت گیا، زندگی ایک بار پھر ہار گئی۔ میرا جی چاہا میں زینہ کے شوہر کو زندہ جلا ڈالوں۔ ماں نے بہت منتیں کی تھی اس کی، وہ مر جائے گی، دھاگے پھر سے جڑ سکتے ہیں، زندگی نہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ بہت کم عمر ہے، میں نہیں چاہتا وہ کسی بے راہ کا شکار ہو جائے۔ جب وہ دھاگے خود سے ٹوٹے تو اس کی زندگی کی ڈور بھی ٹوٹتی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ آیان، سمیمہ کی سرگوشی جیسی آواز ابھری۔ تم ٹھیک ہو؟ میں کچھ کھانے کو لائی ہوں۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ میں بمشکل دروازے تک پہنچی۔ سمیمہ کھڑکی سے کھانا اور پانی اندر رکھ چکی تھی۔ وانیہ کہاں ہے؟ میری آواز میں نقاہت تھی۔ فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے۔ ابرون نجیر کے ساتھ موگادیشو گیا ہے، کل واپس آئے گا۔ اچانک موگادیشو کیوں؟ میں صرف یہی کر سکتی تھی دیدی، میمی آہستہ سے بولی۔ میری ساری حسیں بیدار ہو گئیں۔ آج لیڈی کیتھرین چناری میں ہوگی۔
یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پتھریلی زمین میں اگے زہریلے پودوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جاتی، جڑیں اندر رہ جاتی ہیں، پھر سے پنپنے لگتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین کا وہی فوار جیسا نرم لہجہ سماعتوں کو سہلا رہا تھا۔ صدیوں سے خون میں بہتے رواجوں کو ایک دم اکھاڑ پھینکنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے حوصلہ اور صبر ضروری ہے۔ پریشان مت ہونا، وانیہ اچھے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا نرم اور سفید ہاتھ روشنی کے استعارے کی طرح میرے ہاتھ پر دھرا تھا۔ لیڈی کیتھرین کے ساتھ ماں کے بعد میں، میمی، فضیرہ، میر، سعد، نادفان اور پھر وانیہ شامل ہوتے چلے گئے۔ چراغ جلنا شروع ہو چکے تھے، میرے اندر سلگتے انگارے الفاظ میں ڈھلتے رہے۔ روشنی بڑھنے لگی، ابرون مجھے دھمکاتے دھمکاتے تھک گیا، اور پھر ایک وقت آیا جب میں اس سے بہت آگے نکل آئی۔ برف کی عورت نے آتش فشاں بجھا ڈالا تھا۔ موگادیشو میں شام ڈھل رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میمی اور وانیہ آفس سے نکل رہی تھیں۔ ان کے آبنوسی چہروں پر طمانینت تھی۔ یہاں تک آنے کے لیے مجھے آگ کا دریا عبور کرنا پڑا تھا۔ پہاڑوں سے ٹکرانا کب آسان ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی کو تو تیشہ اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ پیارے ادب شناس دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ادبی شہ پارہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی آنکھ نم ہو گئی ہو اس شہ پارے کو سنتے ہوئے۔ تو ایسے ہی اور بہت سے خوبصورت افسانے سننے کے لیے ہمارا ٹی وی چینل ٹی وی فار یو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ آئندہ تک کے لیے آپ کی دوست، آپ کی میزبان سحر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ نگہبان۔ معزز سامعین، آئی پی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ ٹی وی فار یو اور آئی پی ایس ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آئی پی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔